नमस्ते। अपनी सैलरी स्लिप को कभी गौर से देखा है? बेसिक, एचआरए, अलाउंसेस के अलावा भी एक चीज़ होती है जो आपकी टेक होम पे पर बहुत बड़ा असर डालती है, और वो है कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन। आज हम इस रेंट फ्री अकोमोडेशन या आरएफए के टैक्स रूल्स को एकदम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेंट फ्री का मतलब टैक्स फ्री भी होता है? शॉर्ट आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे एक टैक्सेबल परक्विजिट मानता है। तो असली खेल ये नहीं है कि टैक्स लगेगा या नहीं, असली खेल ये है कि टैक्स कितनी वैल्यू पर लगेगा। और ये कैलकुलेशन कैसे होता है, चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम आरएफए के मीनिंग से शुरू करेंगे, फिर गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयज के लिए वैल्यूएशन के अलग अलग रूल्स देखेंगे। हम ये भी समझेंगे कि आरएफए के लिए सैलरी का मतलब क्या होता है, फर्निश्ड और कंसेशनल हाउसिंग का क्या करना है, और आखिर में कुछ स्पेशल केसेस और एक्सेप्शंस पर भी नजर डालें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, व्हाट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। इससे पहले कि हम नंबर्स में जाएं, ये समझना जरूरी है कि टैक्स लॉ के नज़र में अकोमोडेशन का मतलब आखिर है क्या। मतलब सीधा सा है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए कोई भी जगह देता है, चाहे वो एक घर हो, एक फ्लैट हो, या फिर एक कैरेवन या शिप ही क्यों ना हो, तो उस बेनिफिट की एक मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है और आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ दी जाती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक टैक्सेबल पर्क है। अब यहाँ से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। टैक्स कैलकुलेशन के लिए इनकम टैक्स रूल्स सभी एम्प्लॉयज को दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अदर एम्प्लॉयज। और ये डिवीजन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के लिए टैक्सेबल वैल्यू निकालने का तरीका एकदम अलग है। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं। इनके लिए मामला काफी सीधा साधा है। इनके लिए द लाइसेंस फी रूल अप्लाई होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वैल्यू आपकी सैलरी का कोई परसेंटेज नहीं है। नहीं, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जिसे लाइसेंस फी कहते हैं, और इसे गवर्नमेंट खुद अपने रूल्स के हिसाब से तय करती है। इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। अब आते हैं हम सब पर, मतलब प्राइवेट सेक्टर और बाकी एम्प्लॉयज पर। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, और इसे कहते हैं द पॉपुलेशन रूल। ओके, ये टेबल ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आरएफए कैलकुलेशन की बाइबल है, समझ लीजिए। आपकी टैक्सेबल वैल्यू सैलरी का एक परसेंटेज होगी, जो दो चीजों पर डिपेंड करती है। आप किस शहर में रहते हैं, उसकी पॉपुलेशन, और आपका घर एम्प्लॉयर का अपना है या किराए का। देखिए, अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी, 15 से 40 लाख के बीच है तो 7.5%, और बाकी जगहों पर सिर्फ 5%। और अगर घर किराए का है तो रूल थोड़ा बदल जाता है, तब एक्चुअल रेंट पेड या सैलरी के परसेंटेज में से जो भी कम हो वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम बार बार कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ सैलरी, पर भाई ये सैलरी है क्या? सिर्फ बेसिक पे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आरएफए के लिए सैलरी की कैलकुलेशन में आपको क्या क्या जोड़ना है, ध्यान से सुनिए। बेसिक सैलरी तो है ही, फिर डियरनेस अलाउंस, लेकिन तभी अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का हिस्सा है। इसके अलावा बोनस, कमीशन, फीस और बाकी सारी टैक्सेबल अलाउंसेस। शॉर्ट में हर तरह का मॉनेटरी पेमेंट इसका हिस्सा है। और जितना जरूरी ये जानना है कि क्या जोड़ना है, उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या नहीं जोड़ना है। आपकी सैलरी में नॉन मॉनेटरी पर्क्स, आपके एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन या ग्रेचुइटी जैसे लंपसम रिटायरमेंट पेमेंट्स शामिल नहीं होंगे। ये एक कॉमन मिस्टेक है जिसे अवॉइड करना बहुत जरूरी। अच्छा, अभी तक तो हम खाली घर की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर कंपनी आपको सोफा, बेड, एसी सब लगा लगाया घर दे, या आपसे कुछ मामूली सा किराया ले? चलिए अब इसे समझते हैं। ये बहुत आसान है, बस 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले खाली घर की वैल्यू निकाल लो, जैसे हमने अभी सीखा। स्टेप 2, अब इसमें फर्नीचर की वैल्यू जोड़ दो। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% जोड़ना है, और अगर एम्प्लॉयर ने फर्नीचर किराए पर लिया है तो जो एक्चुअल रेंट वो पे कर रहा है वो जोड़ा जाएगा। और अगर आप अपनी जेब से कंपनी को कुछ रेंट दे रहे हैं तो वो और भी सिंपल है, जो भी टोटल वैल्यू निकली उसमें से बस अपना दिया हुआ रेंट माइनस कर दीजिए। सिंपल, जो बैलेंस बचा वही आपकी फाइनल टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू होगी। चलिए अब आखिर में कुछ स्पेशल सिचुएशंस देख लेते हैं, व्हाट इफ सिनेरियोज। जैसे ट्रांसफर हो गया तो, या रिमोट लोकेशन पर काम कर रहे हैं तो। टैक्स रूल्स में इनके लिए भी प्रोविजंस हैं। ये 90 दिन का नंबर याद रखिए।
ट्रांसफर के केस में अगर आपके पास 2 शहरों में घर हैं तो पहले 90 दिन तक आपको राहत मिलती है। सिर्फ एक लो वैल्यू वाले घर पर टैक्स लगेगा, पर 90 दिन के बाद दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। हाँ, कुछ केसेस हैं जहां आरएफए पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसकी शर्तें हैं। अगर आप किसी बहुत दूर दराज के इलाके में हैं, किसी माइनिंग साइट पर या प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे हैं और वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, या फिर ट्रांसफर के बाद आपको 15 दिन तक होटल में ठहराया जाता है, तो वो भी टैक्सेबल पर्क नहीं माना जाएगा। तो इन सब रूल्स का सार क्या है? बात सिर्फ टैक्स कंप्लायंस की नहीं है। बात ये समझने की है कि ये जो रेंट फ्री घर आपको मिला है, ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि आपके कॉम्पनसेशन पैकेज का एक बहुत ही वैल्यूएबल हिस्सा है, जिसकी एक रियल मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो अब जब आप ये सब जानते हैं, तो अगली बार अपनी सैलरी स्लिप्स जरूर देखिएगा। क्या अब आपको वो आरएफए का कैलकुलेशन समझ आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर के बाद आपको इसे लेकर पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।